Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। दो रीज़न है एक्साइटमेंट के। पहला, आज मैं एसएमई जो स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज सेगमेंट है ना, इसके बारे में पूरा डिटेल में सीखने वाला हूँ। क्योंकि मेरे जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं वो एसएमई के अंदर में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। और एसएमई क्यों, बाकी का भी नॉलेज है उनको, बट एसएमई के बारे में उनसे बहुत इनपुट मिलने वाला है। काफ़ी मिसकंसेप्शन, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनसे होने वाली है, तो मज़ा आने वाला है। और दूसरा, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि ये आए हैं लंदन से, और लंदन से ये इंडिया आए थे और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अब इंडिया आई हैं तो कलकत्ता भी आ जाइए, तो ही केम ऑल द वे। तो आज के फेस टू फेस में अगर आप एसएमई इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इनके बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा। टाइम का मुझे नहीं पता कितना लगेगा, बट मज़ा बहुत आने वाला है, सीखने बहुत मिलेंगे। तो वेलकम करते हैं आज के फेस टू फेस मिस्टर संदीप सिंह जी को। हेलो। थैंक यू विवेक जी, इट्स प्लेजर टू बी हियर। एंड जब भी आपने इनविटेशन भेजा था तो फ्रेंकली मुझे आपके प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं था। जिन्होंने थर्ड फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया, ही टॉक वेरी नाइसली अबाउट यू, एंड आई एम relatively not so much active on social media. Only last 3-4 months I've become fairly active on Twitter, and this is my first time ever any recording. अच्छा। तो मैं काफ़ी नर्वस और अप्रहेंसिव था, बट मुझे लगा कि प्लेटफॉर्म के बारे में जब मैंने थोड़ा देखा, इनफैक्ट आपके कुछ वीडियोस देखे, तो देन आई रियलाइज इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एक साथ काफ़ी सारे ऑडियंस को एक बार में अपनी बात पहुँचा सकते हैं जी। और पहुँचाने का बेसिक पर्पज़ वही है कि आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड मोस्टली द फेल्योर साइड आप शेयर करना चाहते हैं। मार्केट एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे सभी इंटर्न्स हैं, लाइफ टाइम इंटर्न्स हैं जी, और सब अलग अलग तरीके से सेम कोर्स को पढ़ रहे होते हैं। सबकी जर्नी काफ़ी अलग होती है जी। तो एक्सपीरियंसेस हम भी दूसरे के देख करके ही सीखते हैं। तो आई फेल्ट लाइक कि इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंसेस। Thank you. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you so much for giving so great words and accepting the invitation। और आप वहाँ से आए हैं यहाँ पे, ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पर संदीप भाई, मैंने आपसे ब्रीफली बात की थी। पहले तो मैंने आपको ट्विटर स्पेस में सुना और मैं उसी समय आपका काइंड ऑफ फैन हो गया था कि यार ये कितने कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं। एंड देन आई कनेक्टेड विथ यू, एंड फिर हमने फ़ोन में बात की थी, एंड इट वाज क्वाइट अ लॉन्ग डिस्कशन वी हैड। मुझे लगा यार ये तो इतना कुछ निकाला जा सकता है इनसे। संदीप भाई, आपका एजुकेशन से अभी तक का जर्नी, इसको समराइज कर दीजिए। नेचुरली आई वांट टू स्टार्ट विथ फ्रॉम माय होम टाउन। सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इलाहाबाद। हिंदी मीडियम से पढ़े थे 10th 12th तक। फादर से पूछे भी थे कि ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट कि आपने इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डाला। तो बोले लोहिया मूवमेंट के समय हम लोग बड़े थे तो उसमें एक एंटी इंग्लिश माहौल था। अच्छा। तो इवन दो आई स्टडीड फ्रॉम फेयरली डिसेंट हिंदी स्कूल इन इलाहाबाद, दे वर मच बेटर कॉन्वेंट स्कूल, एंड पढ़ने में ठीक ही थे। जितने भी Tier 1 कॉलेजेस ट्राई किया, हमेशा एक स्टेप नीचे तक। तो IIT ट्राई किया, REC इलाहाबाद से इंजीनियरिंग की, फिर IIM ट्राई किया, IIT दिल्ली से MBA किया। नॉट डिग्रेडिंग माई LMs, बट बेसिकली यू ऑलवेज एम फॉर सर्टेन कॉलेजेस एंड देन यू एंड अप समवेयर एल्स। और उसके बाद पहली जॉब मारुति में हेड ऑफिस में थी, ऑटोमोबाइल में। उसके बाद सेकंड जॉब मैंने इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, एंड देन आई वर्कड विद विप्रो ब्रीफली बिफोर गोइंग टू डॉशे बैंक, एंड देन इवेंचुअली टू क्रेडिट स्विस एंड UBS। दैट्स मोर ऑन द CFO साइड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज इन द स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव वैल्यूएशन प्रोफाइल। जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो इसके बारे में मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि स्टेनोग्राफी में जो भी बंदे होते हैं वो सारा नेचुरली UPSC का माहौल होता है, और हमारा भी वही था कि IAS करेंगे, फिर IAS करेंगे एंड ऑल दैट। ड्यूरिंग कॉलेज ऑब्वियसली आई वाज वेरी डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट, तो ऑलमोस्ट बैक बेंचर पे जा चुका था, इवन दो आई वाज फेयरली गुड टिल 10th। तो वहाँ पर REC में क्या होता है कि 50% अदर स्टेट्स के लोग होते हैं। तो REC इज़ ए वेरी, REC एज इन जो भी आजकल हम जिनको NIT बोलते हैं, दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कॉलेज इन इंडिया। क्यों? क्योंकि 50% होम स्टेट का होता है, 50% अदर स्टेट्स के होते हैं, और उसमें 1/3 गर्ल्स का रिजर्वेशन था। NRIs आते थे गल्फ से, इसके अलावा फॉरेन कोटा भी था। तो कुछ नेपाल के स्टूडेंट, कुछ भूटान के, कुछ उनके टाइप्स रहते थे, इवन उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इस तरह से भी आपको स्टूडेंट्स मिल जाते थे। तो इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक मिक्स। अब उसमें जो ईस्टर्न यूपी के थे वो सब
IAS ES के मोड में, इवन दो वो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं। हाँ, और जो दिल्ली के और वेस्टर्न दिल्ली के और ये बंगाल के और ये सदर्न इंडिया के थे, वो GRE मैट करते रहते थे। और क्योंकि वो इंग्लिश बोलते थे तो हम लोग वैसे ही थोड़ा सा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते थे। हाँ, बट उनके सबके पास एन रैंड ये सब बुक्स पढ़ी रहती थी वाह, हॉस्टल में। तो एक वो एक्सपोजर भी कह लीजिए, उनमें से कई अच्छे फ्रेंड्स भी थे, बट मैक्सिमम में एक डिज़ायर रहती थी कि ये लोग अपने को बनते हैं तो ये जो पढ़ते हैं हम भी पढ़ लेंगे। हाँ, तो वो मैक्सिमम लोगों की ये कहानी होगी उसमें 90s के किड्स की, कि वो कॉलेज डेज में ही उन्होंने इंग्लिश बुक्स पढ़ना चालू कर दी। और बिकॉज मैं एकेडमिक्स में इतना टेक्निकली इतना ख़राब था कि बाई द एंड ऑफ 4th ईयर आई रियलाइज्ड कि IAS तो निकलेगा नहीं, IAS तो भूल ही जाओ। हाँ, मैथ्स अच्छी थी तो राम 3 दिन में ये काम कर सकता है, श्याम 2 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, दैट इज एसेंशली MBA एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो वो तो नींद में कर सकते हैं बिना पढ़े, हाँ, इसलिए MBA कर लिया। हाँ, ठीक है, फिर जब MBA कर लिया, हिंदी में काफ़ी लैंग्वेज में कमांड था, स्पेशली जब मैं बहुत छोटा था। मुझे RSS स्कूलिंग है मेरी, तो मैं यूपी में लिटरली स्पीच कंपटीशन में रैंक 1 हूँ हिंदी में। उनके स्टैंडर्ड से इंग्लिश भी बोली थी तो वो उनके लिए भी अच्छी थी, क्योंकि एक्सेंट वगैरह पे वो लोग जज नहीं करते थे। जब मैंने इंजीनियरिंग पास आउट की, दिस वाज द प्रॉब्ली वर्स्ट फेज फॉर दिस लैंग्वेज इन्फीरियरिटी इन इंडिया, क्योंकि इसी समय BPOs स्टार्ट हुए थे। तो नॉट ओनली द एक्सपेक्टेशन वाज दैट यू विल टॉक इन इंग्लिश, यू विल टॉक इन सर्टेन एक्सेंट। तो अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट है बट एक्सेंट में प्रॉब्लम है तो भी आपको जज किया जाएगा। और MBA स्कूल में तो वो बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है, इवन दो इंडिया के 70% कॉर्पोरेट में बिजनेस लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ इट, नॉट द रिटन पार्ट ऑफ इट। रिटन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ से तो उस वजह से भी इंग्लिश बुक्स काफ़ी पढ़ने का शौक था, और मुझे फिक्सन पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि रियल लाइफ में ही इतना फिक्सन है, तो मैं हमेशा से बिजनेस बायोग्राफीज, स्पोर्ट्स बायोग्राफीज एंड रियल स्टोरीज, ये सारी वो। तो इलाहाबाद में एक व्हीलर पब्लिकेशन है, उसमें ये विश्व प्रसिद्ध कहानियाँ करके एक सीरीज चला करती थी कि विश्व के 20 फेमस भविष्य वक्ता एंड ऑल दैट। अभी मैं गूगल में कई बार ट्राई करता हूँ, मुझे सीरीज़ मिलती नहीं है। तो एक जनरल एक अंडरस्टैंडिंग थी। फादर बीइंग ए ब्यूरोक्रेट हैज़ टॉट मी अ लॉट ऑफ, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ बताऊँगा, क्योंकि IAS का वहाँ पे इतना माहौल है, तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक सर्वे का हिंदी और इंग्लिश वर्जन 90 से ही कंपलसरी था कि पढ़ना ही है। फादर खुद ही पढ़ाते थे विथ ए होप कि इसकी इकोनॉमिक्स सही हो जाएगी। तो 97 व्हेन आई वाज नॉट इवन ए ग्रेजुएट, राइट, मतलब 10th 12th में रहूँगा, तो मुझे ये 97 की पूरी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, मैंने दैनिक जागरण अमर उजाला से पढ़ी हुई है कि मुद्रास्फीति दर इतना हो गया, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिर गया, इंडोनेशिया में ये हो गया, सरोज नहीं किया। आई हैव रेड ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर भी आता था जो एक डे के लैग से आता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई हैं, बट हिंदी से पढ़ी हुई हैं। फिर कॉलेज में गया, तब तक MBA के ट्रैक में चला गया, तो बिजनेस मैगजीन। तो अगले 10 साल तक मैंने जितनी भी पॉपुलर बुक्स हैं, तो मेरी कुछ 700-800 बुक्स की लाइब्रेरी की बुक होगी। इसके वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन थे। एक तो इंटरेस्ट आता था, दूसरा इनिशियल ड्राइविंग था कि इससे एक अंडरस्टैंडिंग थी कि थॉट प्रोसेस जो भी हिंदी में सोचते हैं वो इंग्लिश में सोचने लगेंगे, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेबल हो जाएंगे। तो उस सब कॉम्बिनेशन, और बिजनेस क्विजिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। कुछ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग में और MBA में टाटा एक्यूमेन, टाटा क्रूसिबल, नॉट एक्यूमेन, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो उसमें डिसेंट लेवल तक मैं भी गया। तो वो सब इंटरेस्ट की वजह से बिजनेस मैगजीन्स में पढ़ता रहा, और 5 रुपए की बिजनेस वर्ल्ड और 10 रुपए की बिजनेस टुडे। तो फॉर गुड 5-10 ईयर्स आई वुड हैव स्टडीड, लाइक रेड एवरी सिंगल टाइटल ऑफ इट एंड टू एंड। तो मेरे फादर कमेंट भी करते थे कि जेब में 1 रुपया नहीं है, अरबपतियों की कहानियाँ पढ़ता है, राइट। ही वॉज वेरी सिनिकल कि यार ये कोर्स मटेरियल पढ़ता नहीं है, ये मैगजीन्स पढ़ता रहता है। सो इट वॉज रिक्लूस फॉर मी कि यार टेक्निकल तो कुछ समझ में आ रही ना, इलेक्ट्रिकल, ये कहानियाँ पढ़ता रहता था। तब तक आइडिया भी नहीं था कि MBA के फील्ड में जाएंगे। फिर MBA में भी गया, पहली जॉब ऑटोमोबाइल में, दूसरी IT में, तीसरी फाइनेंस फंक्शन में, फिर मार्केट साइड पे थोड़ा सा आया। तो एक वेरिड बैकग्राउंड रहा, जिसको मैंने हमेशा देखा कि मैं और वो रियलिटी भी है कि आई ट्राइड समथिंग एल्स, आई फेल्ड by my standard or usual standards, and then eventually when I reached to the markets, now suddenly I realized it was a destiny, as if I was learning multiple craft of it. So that is why sometimes I find that my ability to evaluate a business has become much better because I'm MBA in HR, my job is in sales, I worked in IT, I worked in finance. So even though जिसको बोलते हैं ना दर दर की ठोकरें खा रहा था, as a collective ability to evaluate a business has become much better.
Plus, most of my life I've been a very mediocre, below average retail investor. Why? Because मैंने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बहुत पहले पढ़ ली थी. अच्छा. तो जब आप इतना फंडामेंटल बिलीव करते हो तो एक पॉपुलर जोक है कि 2 शिकागो स्कूल प्रोफेसर जा रहे हैं और एक नोट नीचे गिरी हुई है. तो एक ने उठाने की कोशिश की, दूसरे ने बोला अरे पागल हो क्या, अगर वो असली की नोट होती अब तक कोई उठा चुका होता. सो यू स्टार्ट बिलीविंग इन सो मच एफिशिएंसी ऑफ मार्केट कि जो आपको इजी मनी भी होता है आपको लगता है कि अरे ऐसे नहीं हो सकता है, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. तो उस बिलीफ के साथ आपका ऑब्वियसली कभी भी आउटसाइड रिटर्न नहीं बनेंगे. तो मोस्ट ऑफ माई इन्वेस्टर जर्नी हैज़ बीन ऑल्सो फेयरली एवरेज इफ नॉट मीडियोकर. तो मैं स्ट्रगलिंग रिटेल इन्वेस्टर टू एवरेज रिटेल इन्वेस्टर टू सो कॉल्ड HNI वाली जर्नी भी किया हूँ. फाउंडर पर्सपेक्टिव भी काफ़ी समझता हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में है, मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आता है और ये फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग है. तो कलेक्टिवली ये सारी चीज़ें मुझे अभी थोड़ी सी हेल्प कर रही हैं करंट जर्नी में. आई वोंट कॉल माई सेल्फ एनी बिग इन्वेस्टर एट्सेट्रा, बट मार्केट्स ऑल्सो हैव बीन वेरी काइंड, बट दिस इज़ इन नटसेल व्हाट इट इज़. तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ की जो मेरी इंडिपेंडेंट थी वो सबसे अंत में कलेक्शन में मुझे एज ए पैकेज हेल्प कर रही है. और इसीलिए मुझे मार्केट्स, मुझे क्या इनफैक्ट कोई भी बंदे को मार्केट्स इसीलिए पसंद आता है क्योंकि मार्केट्स ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारी दुनिया की चीज़ें मर्ज होती हैं. इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, सब कुछ दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी समरी मार्केट्स में क्वांटिफाई हो जाती है. आप बिना किसी कंट्री को समझे उसके मार्केट्स नहीं समझ सकते, बिना उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझे उसकी वाइबिलिटी, उसके मल्टीपल्स नहीं समझ सकते. तो आपको टॉप डाउन भी जाना है, आपको बॉटम अप भी जाना है. और इस कॉम्बिनेशन के लिए जो आपको मल्टी फंक्शनल एटीट्यूड है जिसको चार्ल्स मुंगर जी ने इतना पॉपुलर किया है, तो मतलब उसको सिनिकल साइड में जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट गुड फॉर नथिंग काइंड ऑफ ए थिंग. बट द रियलिटी इज कि अगर आपका मल्टीपल फंक्शंस और मल्टीपल एरियाज पे कवरेज है, दैट श्योरली हेल्प्स यू एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट. सही है. एक मेरे पर्सनालिटी का एक पार्ट टीचिंग रहा है. मैंने गुड 15-16 ईयर्स वीकेंड टीचिंग की है. Primarily because as a teacher you get a lot of respect. Yes. So that was always the driver. And then obviously you get side cake, side money, which you can, spend against the wishes of your parents and your wife, thinking ये तो मैंने extra earn किया है. So that was also a driver. But that's at a tactical level. But when you look back, you realize that teaching basically forces you to conceptualize things. Because the biggest learner in a class is a teacher, not the students. Because students force you to explain the same thing again and again. And they are very judgmental. तो उनको नहीं समझ में आएगा तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा, टीचर नहीं समझा पा रहा है. तो डिपेंडिंग अपॉन क्लास में इंटेंसिटी स्टूडेंट की, वो सेम चीज़ को 10 तरीके से पूछ सकते हैं और आपको 10 तरीके से समझाना है. तो जैसा हमेशा बोला जाता है कि इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट इन 2 minutes यू डोंट नो इट, राइट. तो उसी का ही एक्सटेंशन एक्चुअली मैंने 2016 में जब मैं 2015-16 में मैं जब यूएस शिफ्ट हुआ तो फिर नेचुरली मैंने वीकेंड टीचिंग छोड़ी. टीचिंग एज इन क्लासेस. तो पहले मैंने MBA के करियर लॉन्चर, मेरा खुद का एक इंस्टीट्यूट था, वो भी मैंने 2-3 साल रन किया था, अल्केमिस्ट, दैट्स वाई द निमोनिक. एंड अगेन इलाहाबाद से पढ़े थे तो हमारे लिए हर इंग्लिश बुक भी अपने आप में शेक्सपियर थी. तो पॉलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट, जो कि अभी बहुत लोग बोलेंगे यार दिस इज़ टू बेसिक, सेल्फ हेल्प बुक एंड ऑल दैट, हमारे लिए वो सारी बुक्स ही हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स थे. तो वहाँ से वो टाइटल उठाया था. We ran institute for 2-3 years before starting on the corporate side. And weekend में I'm well associated with a lot of these institutes in Lucknow, in Allahabad, in Delhi. Basically mostly with career launcher. और आपने इंजीनियरिंग के बाद MBA भी किया क्या? So just to give you background, I did my so I call myself silver medalist. Not the silver medalist as in always trying for something and always being the second one. Okay. So IIT की तैयारी की, REC इलाहाबाद पहुंचा, IIM की तैयारी की, IIT पहुंचा. अच्छा. फिर रियलाइज हुआ 2-4-5 साल के बाद कि यार फाइनेंस में कुछ करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करना है. तब तक एज हो चुकी थी. ग्लोबल कॉलेजेस, LBS, ऑक्सफोर्ड, इन सब के लिए अटेम्प्ट किया, GMAT दिया. सो द रिटन इज ऑलवेज ईजी पार्ट फॉर एनी इंडियन, बट कुडंट क्रैक द फाइनल इंटरव्यू. सो फिर भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में समहाउ करके चले गए, बट नॉट ऑन द फ्रंट ऑफिस और द क्लाइंट फेसिंग रोल्स, बट बेसिकली फाइनेंस फंक्शन में स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव वैल्यूएशंस. ओके. एंड गिवन आई हैव चेंज्ड माय सो कॉल्ड जोन सो मच. सो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बट मैं शायद
अपने घर के बल्ब भी नहीं बदल पाऊंगा, उसके लिए भी वाइफ की ज़रूरत पड़ती है। और MBA मैंने HR में किया था, वाह, उसकी भी एक कहानी है, वाह, क्योंकि what a वो सबसे combination. इजी लगा। मुझे लगा कि यार इसका कुछ भी आंसर लिखेंगे तो एटलीस्ट आंसर आउटराइटली गलत नहीं कहा जा सकता है। सही बात है। सो मेरी टीचर थी IIT दिल्ली में, कनिका मैम, एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज कंप्लेन व्हाट यू रोट मेक सेंस बट दैट्स नॉट व्हाट आई टॉट यू इन क्लास, बट आई स्टिल जस्ट पास यू। सो दैट्स हाउ पहली जॉब लग गई सेल्स में। फिर वहाँ पे सो आई ऑलवेज केप्ट ऑन चेंजिंग माई एरिया प्योरली बिकॉज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू वाज नॉट एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग इनफ। तो पहली जॉब सेल्स में, उसके बाद इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ में गए, अच्छा एक्सपोजर मिला। बैंक ऑफ अमेरिका के लिए काम करते थे, तो वहाँ रियलाइज़ हुआ कि जो भी MBA फाइनेंस में थोड़ा बहुत पढ़ा भी था उसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। कॉन्सेप्ट्स आर मच डीपर स्पेशली इन कैपिटल मार्केट्स। तो CFA किया, FRM किया। अच्छा। और CFA FRM के बाद ही फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट है एडुक्रिस्टीन, उसमें मैंने कम से कम 6-7 साल पढ़ाया। वो आप शायद कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। जी जी। तो दैट्स हाउ आई बेसिकली केप्ट ऑन टीचिंग। तो इनफैक्ट इसलिए मेरी बातों में कई बार आपको लॉन्ग आंसर्स, क्योंकि आई ब्लाइंडली एज्यूम कि सामने वाला सुनने के लिए तैयार बैठा है। तो एक छोटे क्वेश्चन का भी एक लंबा जवाब मैं इसीलिए देता हूँ क्योंकि याद दिलाने के बाद भी भूल जाता हूँ कि अब मैं टीचर नहीं हूँ। सामने वाले को भी बोलने का मौका देना है। सही है, वेरी गुड। और मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप लंबे लंबे आंसर दीजिएगा, आप यहाँ पर मत सोचिएगा, आप टीचर ही हैं। बिकॉज यहाँ पर जो आए टीचर हो तो बहुत वैल्यू एडिशन मिलेगा आपको। अब आपका एक बार में थोड़ा इन्वेस्टिंग जर्नी जो आपने अभी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कि काफ़ी स्टॉक्स में आपने पर्टिकुलरली SME में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो जस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर अभी कितने स्टॉक्स आपके पास हैं? लगभग 20 के आसपास SME स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूँ। वाह। जिसमें मे बी अराउंड 10 प्लस में मोर देन 1% होगी, जिसको मार्केट के लैंग्वेज में बोलते हैं कि SHP होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न एज इन डिस्क्लोज्ड पोजीशन। सो 5 वुड हैव बीन अपडेटेड एंड ऑफ मार्च and the 5 will come once the new shareholding patterns will be updated. Okay. But इन 20 में मेरे हिसाब से कंसनट्रेटेड है। मार्केट में बहुत लोग कंसंट्रेशन की डेफिनेशन 4-5 रखते हैं, विच पर्सनली बिकॉज मैं पहले पढ़ाई की और बाद में मार्केट में आया। अच्छा। तो ऑलरेडी काफ़ी रिजिड फ्रेमवर्क हो चुका था, तो मेरे लिए 30 से कम या 25 से कम बहुत हैवी कंसंट्रेशन हो जाता है। देन आई हैव अनदर 12-15 मेन बोर्ड स्टॉक्स, ऑल पॉपुलर वन निफ्टी स्टॉक्स विद फ्यू एक्सेप्शंस, like let's say like some solar industries and some really good great promoters and all. तो उस तरह के भी कुछ स्टॉक्स हैं। तो टोटल 30 स्टॉक्स होंगे, SME के 20 होंगे, और दोनों सेगमेंट अलग है। SME मेरे लिए मार्केट्स है, मेन बोर्ड मेरे लिए मार्केट रिटर्न्स है। अच्छा। एज इन वो निफ्टी ETF है। मैं निफ्टी ETF भी कर सकता हूँ, बट निफ्टी के अंदर कुछ कंपनियाँ पसंद नहीं हैं, तो उनको एक्सक्लूड करने के लिए मैंने सेक्टोरल प्रॉक्सीज ले रखे हैं। अच्छा। वेरी गेसेबल नेम्स, ICICI ऑफ द वर्ल्ड, रिलायंस ऑफ द वर्ल्ड। तो वैसे करके अपने माइंड में मैंने निफ्टी ETF बना रखा है कि जब तक इंडिया चलेगा ये चलेंगे, मेरी भी जिंदगी चलती रहेगी। सो फॉर मी दैट इज FD इक्विवेलेंट ऑब्वियसली विद द मार्केट वॉलेटिलिटी। राइट। सो माई एसेट एलोकेशन इज आई एम 100% इक्विटीज सिंस 2014। जी। इनिशियली ऑब्वियसली रिजीम चेंज में बिलीवर था, बट मोर इम्पॉर्टेंटली उसका स्ट्रक्चर हो गया। उसके पहले मैं 30-40% डेट में रखता था। अच्छा। और उसमें भी थोड़ा बहुत यील्ड प्ले वगैरह करने की कोशिश करता था, क्योंकि तब तक रिस्क एपेटाइट बहुत कम थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो आपने शुरुआत किया होगा मेन बोर्ड से? हाँ, That's my presumption. मेन बोर्ड से और लॉस करके प्रॉपर से। अच्छा। सब चीज़ अच्छे से सीखी है। अगर आप अलाउ करिए तो मैं 2008 का बताता हूँ आपको, प्लीज़। सो 2005 में कॉलेज से पढ़े। पहली सैलरी में अच्छी खासी सेविंग हो जाती है, पेरेंट्स को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तो जो भी है सब अपने लिए है। एक सर्टेन अमाउंट्स स्टॉक्स में डाल देते थे, बट वो कैजुअली कभी ले लिया, किसी ने बोला खरीद लिया, जो कि सब लोग करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड 2008, माई एल्डर ब्रदर कॉल्ड मी, ही सेड कि माई घर का नाम इज डब्लू, वो अपने दोस्त से पूछो कि मार्केट में कुछ होने वाला है क्या, देयर इज़ लॉट ऑफ चैटर ऑन CNBC की कुछ ग्लोबल क्राइसिस है। न्यूज़ पढ़ रहे थे, बट इतने इन्वॉल्व नहीं थे कि उसका एक नुआंस आंसर दे पाए। सो आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड हु इज अ बिग फंड मैनेजर एक्चुअली फिडेलिटी में राइट नाउ, एंड आई कॉल्ड हिम, ही यूज्ड टू वर्क विद फिडेलिटी बैक देन ऑल्सो, कि यार अमित ये क्या चक्कर है, बड़े भैया शायद कुछ डेरिवेटिव पोजीशन ले रखे हैं, क्या करना है। तो ही बेसिकली ही इज़ वेरी लाइक मार्केट्स गाइस, दे टॉक वेरी शॉर्ट एंड एवरीथिंग। बोले जितना भी लॉस हुआ है बेचो, बुक करो, डोंट फाइट, डोंट टेक लेवरेज पोजीशन, जस्ट गेट आउट ऑफ इट। ही टोल्ड मी दिस। आई कॉल्ड माई ब्रदर
कि भैया जितना भी पैसे की जरूरत है तुम बेचना नहीं, मुझसे ले लेना। Oh my God. ठीक है, तुम बताओ कि क्या पोजीशन ले रखी है। Oh my God. बिकॉज यू ट्राई टू फाइट विद द मार्केट, राइट। से ही मस्ट हैव डन फ्यू थिंग्स एटसेट्रा, बट पॉइंट इज कि उसके बाद मैं इंटरेस्ट में आ गया। और उसी समय मेरी वाइफ एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूके गई हुई थी, तो वो मंथली कुछ यूके से पाउंड्स भेजती थी। वो ट्रांसफ़र होता है सेविंग, तो वाइफ के भी पैसे थे, तो मेरे पास कैश था अच्छा खासा। तो मार्केट जब 20,000 से 18,000 गिरा, बड़े भैया और ये सब पोजीशन देखना चालू किया और क्लासिक एवरेजिंग चालू करनी चालू की। तो जितना भी स्टॉक ऊपर से गिरता था 20%, हर महीने सैलरी आती थी, पहले दिन जा करके जो भी 10-12 सबसे गिरे हुए पॉपुलर स्टॉक्स थे वो उठा लेते थे। तो स्टार्टेड विद 20 स्टॉक्स, फिर दैट इज़ व्हाट यू डू कि जो अच्छा कर रहा है उसको बेच करके लॉस मेकिंग को आपने एवरेज किया, तो यू कीप ऑन। तो जिसको मैं क्रिकेट पार्लेंस में कहता हूँ कि विराट कोहली ने जैसे ही 40 रन बनाया अपने फोर्स उसको रिटायर कर दिया, बोला सुरेश रैना नहीं दौड़ रहा है, 2 सुरेश रैना लेके आओ, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू मेक अ लूजर्स टीम, राइट। सो आई एंडेड अप होल्डिंग 5 स्टॉक्स, 5 करते करते 3 करते करते 2, और सबसे अंत में बचा जेपी एसोसिएट्स। जेपी एसोसिएट्स मैं क्योंकि बिजनेस बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता रहा हूँ लेट 90s से लेके, तो उस समय के सबसे पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आईसीसीआई था। हर तीसरी बिजनेस मंथली मैगजीन में आईसीसीआई और आईसीसीआई प्रोडिजीज का नाम होता था, 3 लेडीज एंड मिस्टर कामत, राइट। तो जेपी एसोसिएट्स में आईसीसीआई वेंचर्स ने 300 रुपीज़ में एक बहुत बड़ी पोजीशन ली थी, 8-10% की। तो मुझे लगा यार आईसीसीआई वेंचर्स इंडिया के सबसे पढ़े लिखे लोग, अगर वो 300 पे ले रहे हैं तो मैं 225 पे लेके तो अच्छा ही काम कर रहा हूँ, राइट। फिर हर 10% गिरने पे एवरेज करता था। वन फाइन डे दैट स्टॉक सडनली फेल डाउन सम 30%, and no reason. That day market was stable, but somehow JP was down. Did little bit of Google and then Money Control Flash and all that, or maybe CNBC back then. तो पता चला कि बियर रेस्टोरेंट्स करके कोई हेज फंड है, वो वहाँ पे बैंकक्रप्ट हो गया है, तो उसकी पोजीशन थी इस पर, तो फोर्स लिक्विडेट हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग वरीड अबाउट माई पोजीशन, आई वाज फीलिंग बैड फॉर देम कि यार उसके घर में प्रॉब्लम है, उसकी इतना अच्छा स्टॉक उसकी मजबूरी में 30% नीचे गिर रहा है, बट मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कैश है, तो मैंने एवरेज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हर महीने एवरेज करता रहा ऑल द वे टिल 70-80, एंड वन फाइन डे व्हाट हैपेंड इज कि तभी मैं इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज में काम करता था, तो ट्रेडिंग अप्रूवल्स की जरूरत नहीं होती है, तो आई वांटेड टू बाय, क्योंकि नया पैसा है, सैलरी हर महीने सैलरी है, फिर से एवरेज करना है। तो एवरेज करने के लिए बाय समहाउ मेरे से वो अच्छा एवरेज वो, क्योंकि वो कंटिन्यूसली प्राइस में गिरता रहता था, तो जितनी मेरे पास क्वांटिटी मार्केट वैल्यू पड़ी थी उतनी ही मैं बाई करना चाहता था, जस्ट जिससे प्राइस हाफ हो जाए, होल्डिंग प्राइस। तो इंस्टेड ऑफ बाई मैंने धोखे से सेल कर दिया, एंड इट वाज अ कैथारसिस फॉर मी, एंड देन आई सडनली रियलाइज दैट आई वाज अ प्रिजनर ऑफ माई पोजीशन। फिर मेरा मन नहीं किया खरीदने का, मैं बाहर गया, कॉफ़ी पिया, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एन अफेयर, यू जस्ट गॉट आउट ऑफ इट, now it's an X stock, so we always call it X stock, you track it, and then I had a cash but no urgency, because you are fighting to win against that position. Once it is gone, you lost, you're out, right? मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, मैं मार्केट्स पैसे के लिए नहीं आया था। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअली ह्यूमिलेटिंग था, जो सबके लिए होता है, कि आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे हो, आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हो, आप ये पढ़ सकते हो, आप लॉजिक लगा सकते हो, बट मार्केट आपको बार बार कहता है कि यू नो नथिंग, राइट। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो मुझे हेल्प किया 2013-14 में, जब मेरी येस बैंक की पोजीशन होल्ड थी। जिस दिन सीजी इश्यूज आए मैंने कभी नहीं एवरेजेस किए। फिर मैं 2017-18 में आते आते जो बेसिक लेवल की सीजनैलिटी है, नथिंग स्पेशल, वही होनी चाहिए कि नॉट ओनली यू आर नॉट सपोज टू एवरेज ऑन अ सीजी इश्यूज स्टॉक, यू शुड ऑल्सो सेल इट ऑन डे वन। इवन दो लास्ट 3-4 ईयर्स के बुल मार्केट में सीजी इश्यूज के बाद भी बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर गए हैं, बट अपना एक टेम्पलेट होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। एक आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो येस बैंक वाला तो सागा सबको ही पता है, मेरी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की भी पोजीशन थी NBFCs में, एंड आई मेड गुड मनी। एक्चुअली येस बैंक में भी आई मेड वेरी गुड मनी। इट वाज बिकॉज मैंने बहुत पहले से उसको राइट किया था, तो मेरे जो नोशनल प्रॉफिट्स थे वो कट हुए हैं। आई नेवर लॉस्ट मनी इवन इन स्पाइट ऑफ नॉट एवरेजिंग इट। एंड सिमिलरली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी वन फाइन डे कुछ न्यूज़ आया, बोले कि इसमें भी वो प्रॉब्लम है, दे आर कनेक्टेड विथ येस बैंक एंड ऑल दैट, एंड आई फेल्ट सो फ्रस्ट्रेटेड एज ए रिटेलर कि मुझे लगा कि यार मैं पूरे दिन रात काम करता हूँ और मैं इन बिजनेसमैन को पैसा देता हूँ और कुछ सीजी इश्यूज़ की वजह से, तो आई लिटरली हैड दैट फीलिंग कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और कोई और मेरे पैसे पे ऐश कर रहा है। सो आई इमीडिएटली सोल्ड दैट स्टॉक। आई कॉल्ड अप मेक माई ट्रिप, आई सेड कि यार मुझे कहीं पे आसपास किसी फॉरेन लोकेशन में भेज दो।
बोले कि वीज़ा कहाँ का है, मैंने कहीं का नहीं है। तो बोले सर फिर आप केवल थाईलैंड जा सकते हो, मॉरिशस जा सकते हो, मालदीव्स जा सकते हो। तो मैंने कहा मालदीव्स का पैकेज बुक कर दो। मैंने उसने लिंक भेजी, मैंने पेमेंट कर दी, ठीक है। एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट इट। फिर इवनिंग में मेक माई ट्रिप का फिर से मैसेज आया कि आपके टिकट्स कंफर्म हो गए, ये वो। तो आई टोल्ड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स कि यार मालदीव जा रहा हूँ नेक्स्ट डे। तो दे सेड कि इट्स योर वाइफ्स बर्थडे, उसको सरप्राइज कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा हुआ याद दिलाया। देन आई रीच टू माई वाइफ, टोल्ड हर। वाइफ ऑब्वियसली नोज मी वेरी वेल कि बर्थडे के लिए तो बुक नहीं किया होगा, कोई और कहानी होगी, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट टू नॉट टू गेट डाइग्रेस्ड कि जो आपके मेंटल डायलमास होते हैं, बिकॉज यू गिव योर हार्ड अर्न मनी टू मार्केट एंड दोज फीलिंग्स बेसिकली टीचेज यू दैट यू शुड ट्रीट योर मनी लाइक आप एक एक रुपये बचाते हो, आपके पेरेंट्स बचाते हैं। तो वो पैसा एक गेम की चिप्स नहीं है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी फैमिली की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी रेकलेस। सो सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। ऑब्वियसली व्हेन यू मेक मनी यू फील लाइक किंग। मार्केट हम्बल्स यू ऑल द टाइम, इट्स ए ग्रेट टीचर। और जैसे ही आपकी एरोगेंस आती है, अगले दिन कुछ ना कुछ मार्केट आपको तुरंत नीचे ला देता है। करेक्ट। तो एसएमई के साथ आपका इंटरेक्शन फर्स्ट कैसे हुआ? I have people in all institutions whom I can call my friends or juniors or seniors purely because of academic batches में ऊपर नीचे corporates के मैंने I worked with two big banks. I currently working with one of the largest European investment banks. So एक common corporate connects हैं, हर जगह पे बंदे बैठे हुए हैं। तो एक मार्केट स्ट्रक्चर की वैसे भी अंडरस्टैंडिंग थी जी। और जब एसएमई को देखा तो रियलाइज़ हुआ कि ये रिलेटिवली ईजी है। तो वहाँ से वो एक्सपोजर मिला और फिर उसके बाद टाइम एंड अगेन मैंने देखा कि ये जो छोटी कंपनीज़ हैं इसके बारे में बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन है, विच बेसिकली लीव्स लॉट ऑफ स्पेस फॉर गुड कंपनीज, गुड इन्वेस्टर्स टू मेक सुपर साइज रिटर्न्स। सो सुपर साइज रिटर्न्स आर नॉट पॉसिबल इन मेन बोर्ड unless you are extremely lucky or extremely intelligent, which is not the case with me. So I found a sweet spot where being mediocre in itself was good enough, or being having hygiene standards of basic intelligence, hardworking, integrity, which should have been seen as a hygiene, is considered as supreme skills in this segment. And second thing I call it post-COVID. I mean post-COVID obviously market में बहुत तरह की कंपनियां, बहुत तरह के इन्वेस्टर्स आए हैं। तो अभी एसएमई सेगमेंट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि बहुत आसानी से वीसीपी फंडिंग भी हो सकती थी। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो वीसीपी सर्कल में भी इन्वेस्टेड हैं और इधर भी इन्वेस्टेड हैं। तो ये ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन है नहीं जितना हमें लगता है। हमारे माइंड में मेन बोर्ड के इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि एसएमई के लोगों को पता नहीं है, एंड दे आर ऑलवेज पैट्रोनाइजिंग देम आउट, समटाइम्स आउट ऑफ कंसर्न, समटाइम्स आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि इनको पता नहीं है, इनको समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रमोटर्स बहुत एक्सेप्शनल एकेडमिक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत एक्सेप्शनल एकेडमिक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हैं, एंड बहुत अच्छा काम हो रहा है। बट वो बहुत छोटे सेगमेंट में हो रहा है, आपको वो स्वीट स्पॉट ढूंढना है। तो इसीलिए आज का जो प्रेजेंटेशन था, जब मैंने जिसका टाइटल रखा है कि म्यूजिंग्स ऑफ ए माइक्रो कैप इन्वेस्टर, तो यूजुअली आप एसएमई को वीसीपी से बहुत ज़्यादा कंपेयर करने की लोगों में टेंडेंसी नहीं देखेंगे, बट मैं हमेशा देखता हूँ क्योंकि मेरे लिए वही डिफरेंस था। तो मेन बोर्ड मेरा मार्केट रिटर्न्स था। बीटा के लिए या तो मैं स्मॉल कैप्स में इसमें जाता या मैं वीसीपी या स्टार्टअप्स में जाता। उन चॉइसेस के बजाय मैंने एसएमई को चूज़ किया। सो दैट्स वाई आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू कंपेयर इट विद द वीसीपी सेक्टर, क्योंकि मेरे लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एलोकेशन है। ओनली थिंग इज कि रिटर्न्स इतने ज़्यादा बन रहे हैं कि मिस एलोकेशन हो गया है। तो अपने स्टार्ट मैंने 10-15% से किया था। अभी बुल मार्केट के कॉन्फिडेंस में 50 हो गया हूँ। जब समय की हिट पड़ेगी तो वापस रोल बैक कर लेंगे या फिर शायद नहीं करेंगे। इट्स अ गुड प्रॉब्लम। एज ऑफ नाउ लुक्स लाइक तो अच्छा ही प्रॉब्लम है। नोशनल गेन्स हैं सर, क्योंकि अगर वापस ही आप री इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू आर नेवर आउट ऑफ इट। एक्चुअली ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने बोला, और अपने और चर्चा करेंगे बिकॉज आई वांट टू गेट टू द मेन वीडियो। नहीं तो इनके साथ ये वीडियो भी लंबा हो जाने दीजिए, लंबा कोई बात नहीं है। ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये जो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि मेरा ये प्रमोटर है, मेरा इतना नेटवर्थ क्रिएट हो गया, या कोई इन्वेस्टर है कि मेरा वैल्यू इतना क्रिएट हो गया कि मेरा 10,000 करोड़ का वैल्यू है। जिस दिन वो बेचने आएगा शेयर, उस दिन तो उस प्राइस में तो बिकने नहीं वाला है। वो प्रमोटर के साथ बिल्कुल प्रॉब्लम है ये। प्रमोटर बेच देगा तो मार्केट में खबर हो जाएगा बेच रहा है, एंड एवरी प्रमोटर फेसेस दिस। तो वो हमेशा इन्वेस्टर से बोलते हैं कि
आपका क्या है, कल सुबह रिजल्ट खराब होगा, आप बेचोगे, चले जाओगे, एफडी कर दोगे। हम बेच नहीं सकते। तो मैं हमेशा प्रमोटर्स को बोलता हूँ कि सर दैट्स ट्रू, मतलब आई विल नॉट कवर इट अनलेस यू कैन फाइंड आउट प्रोफेशनल मैनेजमेंट रन ऐसा। अच्छा, प्रमोटर्स को बेचना भी नहीं होता है, छोटे प्रमोटर्स को, क्यों? क्योंकि दे ट्रीट दीज कंपनीज एज देयर बेबीज, सो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जिट्स। तो अनलेस आप यू आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ एन एग्जिट्स व्हिच इज मच टफर इन लिस्टेड देन इन अनलिस्टेड, in fact that also I'll cover in subsequent discussions. Promoter को मेरी simple advice होती है, a lot of them are good friends and we exchange very off company discussions also कि भाई अपना 30% 40% mentally डिस्काउंट करके चलो, नेटवर्थ का अगर परसेप्शन भी लेना है तो। when you are talking about company expenses, don't think of market cap as money. when you are talking about personal wealth, think of it as 30% low. Okay. Even then, get a way slowly over a period of time to diversify from personal finance perspective, which most promoters do it. Some promoters initially are very emotional about their stocks, but it is prudent for them also to have some money on the side. क्योंकि केवल इसलिए नहीं कि उनके पर्सनल फाइनेंस के लिए। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि एज ए लिस्टिंग एंटिटी आपको वो 10 साल 20 साल रन करनी है, और मोस्ट ऑफ द एसएमई promoters come from non-business background. They are first-time entrepreneurs, so they have to face a vicious bear attack, maybe some hostile bad guys. A lot of contingencies can happen in business. So if these promoters don't have enough money on the pocket, and if let's for a second assume that saving that company is their life goal or non-negotiable objective, for that purpose also they should have some money on the side. समझ गए। On some safer investments, either FDs or this thing. So accumulating money via dividends or salaries or some partial sale, especially when you are selling it to a better quality investor. और आप लोग जैसे इन्वेस्टर जो आप कितना डिस्काउंट मान के चलते हैं, बिकॉज आप एग्जिट करने जाएंगे तो? मैं अपने माइंड में तो 30% तो एसमी में तो बिना आपसे पूछे ही गिरा देगा। आप लॉगिन नहीं कर पाओगे उससे पहले। तो मैं भी 30% एसमी वाले को मानता हूँ। अच्छा। मार्केट को मैं वो मार्क टू मार्केट प्रॉब्लम मानता हूँ, तो उसको मैं कैलकुलेट भी करने की कोशिश नहीं करता हूँ, बट रफ लेवल में 25% नीचे मैं मान के चलता हूँ, ऑल एल्स इक्वल रीजनेबल कंडीशंस में। और मेन बोर्ड में इसको कितना मानना चाहिए? 5-10% तो वो उसका हार्ड थ्रॉब है कि मतलब उतना तो मूव करेगा ही। अगर वो भी नहीं मूव कर रहा है तो आप ये मान के चलो कि जिंदा ही नहीं है बंदा। राइट, एक बंदा है तो उसका धड़कन तो होगी, राइट। तो मेन बोर्ड में वो 5% प्लस माइनस है, एसमी में प्लस माइनस 25% है। इनफैक्ट आपने इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ इस आंसर को। मैं हमेशा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो एसमी ले लेते हैं, कई बार वो डिस्कस करते हैं मुझसे और फिर वो परेशान होते हैं, बोलते हैं कि सर ये गिर गया, अभी क्या करना है। मैंने कहा कितना गिर गया? बोले 20%। तो मैंने कहा ये तो रेंज थी ना, मतलब दिस इज एफवी रेंज। 100 रुपए की चीज़ को एसमी में आप 80 रुपए भी बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कल सुबह, और 120 भी कह सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल चेंजेस। आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस चेंजेस, मार्केट कंडीशन, रैंडमली, क्योंकि इलिक्विड्स हैं, लो बिड ऑफर है, 10 लोगों ने अचानक से व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया, उनको अच्छी लगी कंपनी, उन्होंने खरीदना चालू कर दिया, 20% ऊपर चला गया। फिर 2 दिन बाद कोई बेचने चला गया कि किसी की को यूएस जाना था, तो उसने सोचा कि 10 लाख रुपए का मैं बेच देता हूँ, उसने 2 बार नीचे बेचा, वो 10% नीचे आ गया। अगर आप उससे अपनी नेटवर्थ अटैच करने लगोगे तो परेशान हो जाओगे। तो इस सेगमेंट में आप 20% 30% को तो कुछ मूव मत मानिए। तो जब तक वो 30 से नीचे नहीं है तब तक तो वो एक बेसिक फ्लक्चुएशन है। 30 के बाद यू शुड बी इन ए पोजिशन टू एक्सप्लेन इट। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ मूव इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज लॉन्ग एज यू हैव एन एक्सप्लेनेशन, इट इज फाइन। देन द ओनली डिसीजन इज वेदर टू होल्ड इट, एड इट और एग्जिट इट। If it is unexplained, then obviously you need to do a better job to understand your company. But less than 20% मूव में कुछ एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है सेगमेंट में, क्योंकि जब आप इसके अंदर जाओगे तो बिड ऑफर ही कई बार 6-7% होती है मैक्सिमम कंपनीज में। तो किसी ने जल्दी से मार्केट ऑर्डर डाल दिया, आजकल वो लोग ऐप में लेके ऐसे स्वाइप मार देते हैं, तो ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद किसी ने लेफ्ट स्वाइप मारा तो वो नीचे आ गया। अब आप खुशी रहो कि मैं सुबह X करोड़ का था, फिर प्लस 5% हो गया और शाम तक आते थे -5 हो गया, आज नहीं खाना खाऊंगा। तो फिर तब तो परेशान हो जाओगे इसमें। बहुत ज़्यादा इस तरह के इंटरेक्शन होने वाले हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मेन वीडियो में जाने का मन कर रहा है बिकॉज पीपीटी भी है और संदीप जी एकदम फुल फॉर्म में है। तो ये तो मैंने वार्म अप करा दिया, नाउ ही इज चार्ज अप टू गिव मोर टू अस। इस वीडियो के अंदर में जो नेक्स्ट वीडियो है फ्राइडे जो 5 o'clock रिलीज़ होगा, इसमें डिटेल में स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कैसे एसएमई में इन्वेस्टमेंट करना है, क्या नेचुरल प्रॉब्लम्स है या क्या प्रॉब्लम नहीं है जो हमने प्रॉब्लम बना रखी है। बहुत सारी बातें करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को क्लोज करते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक करिए, और कल तो आना ही है फ्राइडे 5 PM, है ना संदीप जी? कल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।